सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी विमर्श में कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ 3 कविता के बहाने कवि हैं कुंवर नारायण, और यह कुंवर नारायण जी के इन दिनों काव्य संग्रह से उद्धृत है। तो अभी चलते हैं कविता के काव्य पाठ की ओर। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूल के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के मायने, फूल क्या जाने। अब जो इसका अंतिम पद्यांश है उसकी तरफ चलते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इस कविता का हमने यहाँ पर काव्य पाठ किया, और सर्वप्रथम अब हम इस कविता के बहाने, जो कविता है कुंवर नारायण जी द्वारा रचित, इस कविता पर आधारित जो कठिन शब्द हैं वे देखेंगे। तो कविता पर आधारित कठिन शब्द अभी आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कविता के बहाने जो कठिन शब्द हैं वह अभी आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आप इनका अवश्य स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जितने भी यहाँ पर इस कविता पर आधारित, कविता के बहाने कविता पर आधारित जितने भी कठिन शब्द हैं, वे कठिन शब्द अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये कठिन शब्द आप लोग नोट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी अपनी सुविधा के लिए ले सकते हैं। तो ये था हमारा कठिन शब्द। अब हम इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या में सर्वप्रथम हम इसका भाव पक्ष देखेंगे। जो इस काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। पहले हम इसके भाव पक्ष की ओर जाएंगे, तदुपरांत हम इसके कला पक्ष की ओर जाएंगे। ये कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण जी ने यहाँ पर इस कविता के बहाने भी उसके मायने तराशे गए हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों से तुलना की गई है। कविता की तुलना 3 उपमानों से की गई है। जो यहाँ पर उपमेय रखा गया इस कविता के बहाने, कविता में कविता क्या है, यहाँ पर उपमेय है, और यहाँ पर 3 उपमान कविता के लिए रखे गए हैं। पहला उपमान है चिड़िया, दूसरा उपमान यहाँ पर हम देखेंगे फूल, और तीसरा उपमान रखा गया है बच्चा। तो 3 उपमान यहाँ पर कविता के लिए रखे गए हैं। तो किस उपमान में हमारी यह कविता जो काव्य होता है, जो कविता होती है, वह तीनों उपमानों में किस उपमान पर सटीक बैठती है। तो पहले हम चलते हैं, जो पहला उपमान यहाँ पर रखा गया है चिड़िया। तो चिड़िया उपमान से हम कविता उपमेय की तुलना यहाँ पर पहले पद्यांश में की गई है। तो आइए चलते हैं कि चिड़िया जो उपमान है उससे कविता उपमेय किस तरह और किस हद तक सटीक बैठती है, या उसकी उपमा सटीक नहीं बैठती है। तो ये जानेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यदि हम कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से करें, तो यदि हम कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से करें, अगली पंक्ति में यहाँ पर कवि ने लिखा है कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। देखेंगे पहले पंक्ति में तो कवि ने यहाँ पर कविता की उड़ान की तुलना किससे की है, चिड़िया की उड़ान से, और दूसरी पंक्ति में कहा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी जो कविता की उड़ान होती है वह कल्पना रूपी पंखों के सहारे होती है। यानी जो कल्पना, कहा भी गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी जहाँ
रवि की रश्मियाँ नहीं पहुंच पाती हैं, जहाँ सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें जहाँ तक नहीं पहुंच पाती हैं, वहाँ तक जो है कवि का कल्पना रूपी संसार, कवि की कल्पना शक्ति वहाँ तक पहुँच रखती है। तो कविता की जो सर्जना होती है वह कल्पना रूपी पंखों के सहारे होती है, यानी कल्पना के सहारे कविता की सृजना होती है। कविता कल्पना रूपी पंखों के सहारे उड़ान भरती है, जबकि चिड़िया जो है अपने जो पर हैं, जो उसके पंख हैं, उनके सहारे वह उड़ान भरती है। तो चिड़िया की उड़ान जो का एक निश्चित दायरा होता है, एक निश्चित देश की, अगर किसी देश के किसी क्षेत्र में स्थित अगर कोई चिड़िया होगी तो वह उसी देश तक ही उड़ान करेंगे। बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी होते हैं जो दूर दूर तक उड़ान भरते हैं, लेकिन उनका भी एक निश्चित दायरा होता है। तो पक्षी की उड़ान का क्या होता है, एक निश्चित दायरा होता है, जबकि कविता की उड़ान क्या होती है, असीम होती है। तो चिड़िया की उड़ान ससीम होती है और कविता की उड़ान असीम होती है। कविता की उड़ान असीम क्यों होती है, क्योंकि वह कल्पना रूपी पंखों के सहारे उड़ती है। तो कल्पना क्या है, एक सेकंड में, एक पल भर में हम यहाँ से अमेरिका की सोच सकते हैं, किसी दूसरे देश की सोच सकते हैं, किसी अपने घर की कल्पना कर सकते हैं, कहीं बैठे बैठे हम दिल्ली, मुंबई, किसी भी शहर की कल्पना कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की अपने अंतर्मन में कल्पना कर सकते हैं और उस पर आधारित, चाहे कोई पर्यावरण का दृश्य हो, उस पर आधारित हम कविता रच सकते हैं और कल्पना के सहारे हम उस अमुक स्थान तक पहुंच सकते हैं। जबकि चिड़िया क्या होती है, उतने समय में अपने एक निश्चित दायरे में उड़ान भरती है और इतनी जल्दी जो है कविता उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी जिस स्थान पर हम अपने कल्पना के सहारे पहुंच जाते हैं। कविता जो है उड़ान भरती है कल्पना रूपी पंखों के सहारे और चिड़िया उड़ान भरती है जो अपने पर होते हैं उनके सहारे। तो चिड़िया की उड़ान का एक निश्चित दायरा होता है, चिड़िया एक निश्चित दायरे में उड़ती है, जबकि कविता का दायरा असीम होता है और चिड़िया की उड़ान का दायरा ससीम होता है। ससीम और असीम, ये दोनों फर्क यहाँ पर कविता और चिड़िया की उड़ान में नज़र आते हैं। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया क्या कर सकती है, चिड़िया का एक निश्चित दायरा होता है, वह निश्चित दायरे में उड़ती है, जबकि कविता क्या होती है, बाहर भीतर, इस घर उस घर। देखिए कविता क्या करती है, बिना किसी भेदभाव के, बाहर भीतर यहाँ पर क्या है, स्थानवाचक है। कई चिड़िया की उड़ान बाहर होती है, स्वतंत्र स्थान पर होती है, यानी आसमान में वह उड़ती है और बाहर, हमारे घर के बाहर उड़ती है, घर के भीतर नहीं उड़ती है। जबकि कविता है उसकी उड़ान बाहर हो चाहे भीतर हो, उसमें स्थान का कोई पाबंदी नहीं रहती है। कविता की उड़ान में स्थान की कोई पाबंदी नहीं है, जबकि चिड़िया की उड़ान में स्थान की पाबंदी है। वह बाहर ही उड़ पाएगी, यानी स्वतंत्र आसमान में विचरण कर पाएगी और एक निश्चित दायरा होता है चिड़िया की उड़ान का, वह एक निश्चित क्षेत्र में उड़ेगी और एक निश्चित स्थान पर उड़ेगी। जबकि कविता क्या है, उसकी कल्पना की उड़ान असीम होती है, उसका कोई निश्चित दायरा नहीं होता, चाहे वह किसी का भी घर हो, चाहे वह अमीर का घर हो, चाहे वह गरीब का घर हो, बाहर भीतर, इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। देखिए यहाँ पर कविता की पंख लगा उड़ने के मायने का क्या मतलब है, यानी कविता जो है कल्पना रूपी पंखों के सहारे उड़ती है और कल्पना रूपी पंखों की जो उड़ान होती है, जो कल्पना की उड़ान होती है, उस उड़ान के मायने चिड़िया नहीं जान सकती। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, जबकि कविता है वह कल्पना रूपी पंखों के सहारे उड़ती है। तो कल्पना रूपी पंखों की जो उड़ान होती है वह असीम होती है, जबकि चिड़िया की जो पंखों की उड़ान है वह ससीम है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया का एक निश्चित दायरा होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल में, एक निश्चित भूभाग में, एक निश्चित देश में, एक निश्चित दायरे में वह उड़ान भरती है, जबकि कविता की उड़ान
असीम होती है और उसका कोई निश्चित दायरा नहीं होता, वह एक निश्चित दायरे में नहीं बंधी होती है। वह सब, चाहे वह अमीर का घर हो, चाहे गरीब का घर हो, चाहे बाहर हो भीतर हो, हर जगह जो है कविता अपनी कल्पना रूपी पंखों के सहारे उड़ती है, उड़ान भरती है। यानी कल्पना के रूपी पंखों के सहारे वह उसकी सर्जना होती है। तो हम यहाँ पर जो चिड़िया उपमान से जो है कविता उपमेय की तुलना की गई है, वह भी पहले पद्यांश में सटीक नहीं बैठती है। अब हम दूसरे पद्यांश में जाएंगे। दूसरे पद्यांश में कविता की तुलना जो है फूल के खिलने से की गई है। यानी फूल के खिलने, फूल यहाँ पर क्या है, उपमान है और कविता उपमेय है। तो दूसरे पद्यांश में हम देखेंगे तो किस तरह से जो है फूल उपमान से जो है कविता उपमेय की तुलना यहाँ पर सटीक बैठती है या नहीं बैठती है, यह हम दूसरे पद्यांश में जानेंगे। यहाँ लिखा है कविता एक खिलना है फूल के बहाने। यानी कविता की तुलना की गई है फूल के खिलने से। कविता एक खिलना है फूल के बहाने। यदि हम कविता की सर्जना की तुलना फूल के खिलने से करते हैं तो फूल क्या होता है, एक निश्चित दायरे में एक निश्चित समय अवधि तक खिलता है और उसके बाद वह निश्चित दायरे को महकाता है और एक निश्चित समय तक वह महकता है और खिलता है और एक दिन वह सूख जाता है। ये अगली लाइन में है ये चीज़ें कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने। यदि हम कविता की सर्जना, कविता के विकसने यानी विकसित होने, जो कविता की सर्जना होती है वह उसकी तुलना अगर हम फूल के खिलने से करें तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता की सर्जना की तुलना फूल से नहीं हो सकती। यानी कविता का खिलना फूल नहीं जान सकता, क्योंकि फूल क्या है, एक निश्चित दायरे को महकाता है, जबकि कविता क्या है, वह उसका दायरा जो है असीम होता है। वह अनिश्चित जो असीम दायरे को वह कविता महकाती है। फूल क्या है, एक निश्चित दायरे तक में खिलता है, एक निश्चित जगह पर खिलेगा। अगर हमारे घर में फूल होगा तो वो हमारे घर को महकाएगा, और यदि बाहर फूल होगा वह उसी स्थान को महकाएगा। जबकि कविता क्या है, वह सबको आनंदित करती है। यदि फूल हमारे घर में होगा तो हमको हमारे घर को महकाएगा, हमारे आसपास के वातावरण को महकाएगा। यदि फूल अमीरों के यहाँ खिलेगा तो अमीरों के यहाँ वह महकाएगा, वो अमीरों के यहाँ सुगंध प्रदान करेगा। जबकि कविता क्या है, वह एक समरसता की स्थापना भी करती है। कविता समतामूलक समाज और समरसता का भाव कविता में होता है। कविता जो है अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करती। कविता जो है ये नहीं बोलती जो है मैं अमीर के घर नहीं जाती हूँ या गरीब के घर नहीं जाती हूँ। कविता क्या है, जो एक कविता है, ये जो कविता के बहाने जो कविता है, इसको जो है अमीर का बच्चा भी पढ़ रहा होगा तो गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा होगा। इसका आनंद अमीर का बच्चा भी ले रहा होगा, चाहे वह किसी बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ रहा होगा, चाहे वह किसी छोटे से छोटे विद्यालय में पढ़ रहा होगा जिसमें भौतिक संसाधन बहुत कम हो, चाहे कोई गरीब का बच्चा होगा, चाहे कोई अमीर का बच्चा होगा। अब जो भी इस कविता को पढ़ेगा, यह कविता उसे समान भाव से आनंदित करेगी। जो कविता है यहाँ पर कविता के बहाने, इसमें यही बताया गया है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल नहीं जान सकता। फूल क्या है, एक निश्चित दायरे को महकाता है, जबकि कविता क्या है, बिना भेदभाव के, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, यहाँ पर समतामूलक समाज की स्थापना करती है कविता। कविता में समरसता का भाव होता है। कविता सबको आनंदित करती है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। जबकि फूल क्या है, एक निश्चित दायरे को महकाता है, एक निश्चित क्षेत्रफल में उसका दायरा होता है और वह उसी दायरे में फूल अपनी सुगंध फैलाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कविता का खिलना फूल नहीं जान सकता है, क्योंकि जो फूल क्या जाने, कविता का खिलना फूल क्या जाने। यानी फूल वह कविता के खिलने का मायना नहीं जान सकता, क्योंकि फूल एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित दायरे को महकाता है और उसकी एक सीमा होती है फूल की।
एक छोटे से क्षेत्रफल को वह महकाता है, जबकि कविता सबको समान भाव से आनंदित करती है, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो। कविता का क्या है, कविता के महकना उसका जो दायरा है, चाहे वो बाहर हो चाहे भीतर हो। फूल अगर बाहर होगा तो वह बाहर सुगंध फैलाएगा, भीतर होगा घर के भीतर तो वो घर को महकाएगा। जबकि कविता क्या है, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, इसमें कोई स्थान की बाध्यता नहीं रहती। कविता जो महक है, जो उसका आनंद प्रदान करने की जो उसके अंदर क्षमता है कविता की, वह एक निश्चित क्षेत्रफल में नहीं बंधी होती है। कविता जो है समान भाव से सब जगह, हर जगह जो है वह विद्यमान रहती है। कविता कालजयी है, कविता स्थानजयी है। कविता ने जो है स्थान की जो सीमा है, जो देश काल की जो सीमाएं हैं, उनको भी लांघ करके कविता जो है सबको समान भाव से आनंदित करती है, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, यह घर हो चाहे वह घर हो। ऐसा नहीं वो किसी में भेदभाव करेगी। कविता जो है ऐसा नहीं कि इस घर में नहीं जाती, इस घर के बच्चे को आनंदित नहीं करती हूँ, या इस घर के आदमियों को आनंदित नहीं करती हूँ, इस घर के लोगों को आनंदित नहीं करती हूँ। ऐसा कविता का भाव बिल्कुल नहीं होता। कविता सबको समान रूप से सब समरसता की स्थापना करती है, चाहे किसी का भी घर हो, चाहे किसी की कोई भी देश काल हो, देश काल की सीमाओं को वह लांघ जाती है और पूरे विश्व को जो है एक सूत्र में बांधने का कार्य कविता करती है। बिना मुरझाए महकने के मायने फूल क्या जाने। देखिए फूल क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल को महकाता है और एक निश्चित अवधि तक महकता है। कुछ समय सीमा होती है फूल की। फूल जो है दीर्घकालिक नहीं महकता, उसका जो है 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वह महकता है, उसके बाद वह खंकड़ हो जाता है, हैं? कुछ दिन महकता है फूल और उसके बाद वह फिर सूख जाता है, मुरझा करके फिर उसको उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। फूल कुछ समय तक, एक निश्चित समय अवधि होती है फूल की, वह निश्चित समय अवधि तक जो है महकता है फूल और उसके बाद वह मुरझा जाता है, खंकड़ हो जाता है और उसके बाद उसको उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। जबकि कविता के साथ यह स्थिति नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर लिखा है बिना मुरझाए महकने के मायने फूल नहीं जान सकता। क्योंकि कविता जो है अविरल रूप से, अबाध रूप से बिना मुरझाए, यानी बिना अपनी सुगंध खोए, बिना अपना अस्तित्व गंवाए, कविता जो है अनंत काल तक कालजयी होती है। कविता वह आज भी महका रही है, कल भी महकाएगी, परसों भी महकाएगी और वर्षों तक महकाएगी। कविता की ये खासियत होती है। तो यहाँ पर कालजयी, कविता के कालजयी होने की स्थापना यहाँ पर दूसरे पद्यांश में की गई है कि कविता क्या है, कालजयी है। कविता ने काल पर भी विजय प्राप्त की है, जबकि फूल क्या है, उसने काल पर विजय नहीं प्राप्त की है। वह एक निश्चित समय तक, निश्चित अवधि तक महकता है और उसके बाद मुरझा जाता है, जबकि कविता जो है अनंत काल तक महकती रहती है। अगर किसी कविता की रचना आज भी है, जैसे ये कविता के बहाने कविता की रचना जो है बहुत समय पहले जो कुंवर नारायण जी ने की और आज भी हम उसका जो है आनंद ले रहे हैं और वर्षों तक जो है हम इस कविता का आनंद लेंगे, चाहे वह इस देश भारत देश में हो, चाहे वह अमेरिका में हो, चाहे किसी भी देश में हो, पूरे विश्व में वो जो है यह कविता अनंत काल तक जो है आनंदित करती रहेगी। जबकि फूल क्या है, फूल एक निश्चित समय अवधि तक, एक निश्चित समय सीमा तक महकता है और निश्चित समय सीमा को महकाता है और उसके बाद वह खंकड़ हो जाता है, उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरे पद्यांश में भी जो फूल उपमान है उससे कविता उपमेय की तुलना सटीक नहीं बैठती है। तो इन दोनों पद्यांशों में तो कविता की उपमा जो है बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है। यहाँ पर जो दोनों उपमान हैं, चाहे वह चिड़िया हो चाहे वह फूल हो, दोनों को यहाँ पर कमतर आंका गया है। यानी जो यहाँ पर उपमेय से उपमान को कमतर आंका गया है। अभी हम कला पक्ष में देखेंगे उसको, यहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा। तो आप लोग बने रहिए, धैर्य के साथ आप लोग इसको सुनते जाएंगे तो आपके
हर एक बिंदु स्पष्ट होता जाएगा। अभी हम इस कविता के बहाने जो कविता है उसका अंतिम पद्यांश का यहाँ पर की व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखेंगे कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यदि हम कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हैं, अंतिम पद्यांश में जो उपमेय है वह कविता है और जो उपमान है जिससे तुलना की गई है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उपमेय यहाँ पर कविता है जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान है बच्चों का खेल। तो बच्चों का खेल से कविता की तुलना की गई है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यदि हम कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हैं तो देखेंगे जिस तरह से बच्चा बाहर भीतर यह घर वह घर, आपने देखा होगा बच्चा बिल्कुल निश्चल स्वभाव का होता है। वह अपने खेलों में सबको शामिल करता है और बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, बिना किसी कपटता लिए, बिल्कुल निश्चल भाव से बच्चा, बिना किसी कपटपूर्ण भाव लिए बच्चा निश्चल भाव से निष्कपट होकर के बच्चा जो है सबको अपने खेलों में शामिल करता है बिना किसी भेदभाव के। तो बच्चा क्या है यहाँ पर एक समरसता की स्थापना कर रहा होता है। देखेंगे बच्चा बाहर भीतर यह घर वह घर, बच्चा क्या करता है, चाहे वो अभी वो बाहर जाएगा तुरंत अभी फिर भीतर आ जाएगा, अभी उसके घर में जाएगा अभी उसके घर में जाएगा। आपने देखा होगा बच्चे को आप कितना मना करोगे कि आप उसके घर में मत जाना। देखेंगे हमारा समाज क्या है, बच्चे को ये सब सिखाता है, बच्चे को भाव अंदर जो है ऐसी भावनाएं डालता है कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। इस तरह से अगर बच्चे के अंदर डालते भी हैं तो बच्चा फिर भी चला जाता है। यानी बच्चा क्या है, निष्कपट होता है, बच्चा निश्चल होता है, बच्चा निश्चल स्वभाव का होता है। ऐसी यहाँ पर कविता भी है। यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों के खेल से की गई है। तो बच्चों का जो खेल होता है, बच्चा सभी अपने खेलों में सबको समान भाव से बिना किसी भेदभाव के सबको अपने खेल में शामिल करता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, चाहे वह बाहर हो चाहे भीतर हो। देखेंगे यहाँ पर जो स्थान की जो सीमा है वह बच्चा भी लांग लेता है। जैसे कविता भी स्थान की सीमा लांग लेती है, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर। देखिए सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही जाने। जैसे बच्चा क्या है अपने खेल में सबको शामिल करता है बिना किसी भेदभाव के, निश्चल होकर के। उसी तरह कविता भी होती है। कविता भी सब कुछ बिना भेदभाव के सबको अपने भीतर समाहित करती है, सबके विचारों को अपने भीतर कविता समाहित करती है। यहाँ पर देखेंगे यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही जाने। तो ये देखेंगे कि बच्चे से जो है कविता की सटीक तुलना बैठती है। सब घर एक कर देने के मायने, यहाँ पर देखेंगे सब घर एक कर देने के मायने का मतलब क्या है, यहाँ पर कविता और बच्चों का खेल दोनों यहाँ पर समरसता और समतामूलक समाज की स्थापना कर रहे होते हैं। यानी समतामूलक समाज और समरसता की स्थापना दोनों कर रहे हैं, कविता और बच्चा। तो दोनों के यहाँ पर गुण मिल रहे हैं। तो अंतिम पद्यांश में ही कविता और बच्चे के गुण दोनों सटीक बैठते हैं। तो बच्चे के खेल से कविता की तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। तो जिस तरह से बच्चों का खेल होता है, बच्चे भी अपने कल्पना के सहारे अपने खेलों को सृजित करते हैं, बिल्कुल निष्कपट होकर के, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बच्चे भी अपने कल्पना के सहारे अपने खेलों को सृजित करते हैं। कभी वो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलेंगे, कभी वह परिवार का खेल खेलेंगे, माँ बाप का अनुकरण करते हैं बच्चे। तो अपनी कल्पना के सहारे वो अपने खेलों को गढ़ते हैं। बच्चे क्या हैं, कल्पना के सहारे अपने खेलों को गढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो कवि होता है, जो रचनाकार होता है, वह भी कल्पना के सहारे बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, निष्कपट होकर के कविता की सर्जना करता है। और वह कविता कैसी होती है,
वो कविता कैसी होती है? बच्चों के खेल जैसी होती है। वह कल्पना के सहारे वह गढ़ी होती है, बनी होती है। जिस तरह से बच्चों के खेल कल्पना के सहारे गढ़े होते हैं, उसी तरह से कविता भी कल्पना के सहारे गढ़ी होती है, बनी होती है। यहाँ पर बच्चों का खेल और कविता की तुलना बहुत सटीक बैठती है। दोनों समरसता का संदेश देते हैं। आपने देखा होगा बच्चा जिस तरह से अपने खेलों के माध्यम से सभी को अपने खेलों में शामिल करके सबको आनंदित करता है बच्चा, और उसमें जो वात्सल्यता झलकती है बच्चों को देख करके, उसके खेलों को देख करके, जिस तरह से बच्चा जो है सबको आनंदित करता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह सज्जन हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वह इस देश का हो, चाहे उस देश का हो, कहीं का भी हो, बच्चों के खेल से सब आनंदित होते हैं। उसी तरह से कविता से सब आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर कविता और बच्चों का खेल दोनों सटीक बैठते हैं। तो अंतिम पद्यांश में ही सटीक उपमा जो है कविता की हो पाती है। तो हम अब इसका जो है कला पक्ष की ओर चलेंगे। तो कला पक्ष की ओर जाने से पूर्व हम देखेंगे कि पहले पद्यांश में हम कवि ने कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की, जो बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक निश्चित दायरे तक होती है, चिड़िया की उड़ान ससीम होती है, जबकि कविता की उड़ान असीम होती है। दूसरे पद्यांश में कवि ने कविता की तुलना फूल के खिलने से की है, जो है फूल के खिलने से सटीक नहीं बैठती है। फूल से भी कविता की तुलना सटीक नहीं बैठती, क्योंकि फूल एक निश्चित क्षेत्रफल, एक निश्चित दायरे को महकाता है और एक निश्चित समय अवधि तक महकता है, जबकि कविता अनंत काल तक शब्द को आनंदित करती है। और अंतिम पद्यांश में जो है कविता की तुलना बच्चे के खेल से की है, जो बच्चे के खेल जिस तरह से जो है बच्चा बिना किसी भेदभाव के सबको अपने खेलों में समाहित करता है, देश काल परिस्थिति को भी बच्चा अपनी कल्पना के सहारे लांग करके सबको अपने खेल में समाहित करता है, उसी तरह से कविता भी सबको आनंदित करती है। तो अंतिम पद्यांश में यहाँ पर कविता से वो उसकी सटीक तुलना होती है। तो अंतिम पद्यांश में ये कहा है, सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही जाने। इसमें दोनों में देखेंगे, पहले दो पद्यांशों में तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, लेकिन अंतिम पद्यांश में जोर देकर बात कही गई है कि बच्चा ही जाने, यानी बच्चे से उसकी सटीक तुलना हो रही है। तो ये था इसका भाव पक्ष। अब हम इसके कला पक्ष की ओर चलते हैं। कला पक्ष में यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, इसकी भाषा कैसी है, और इसमें जो है कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन से छंद का प्रयोग है। अब हम सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यहाँ पर देखेंगे। फिर बाहर भीतर इस घर उस घर, यहाँ जगह जगह आ रहा है बाहर भीतर इस घर उस घर। फिर देखेंगे बाहर भीतर इस घर उस घर। तो इसमें जो है र वर्ण की आवृत्ति, र की वर्ण की आवृत्ति भी बार बार हो रही है। ई इस घर, सौ यहाँ पर देखेंगे इस घर उस घर, तो सौ वर्ण की आवृत्ति, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा जो अलंकार है वो हमारा है प्रतीप अलंकार। तो देखेंगे यह कविता में प्रतीप अलंकार के बारे में हम जानेंगे। अनुप्रास अलंकार के बारे में तो हम जानते हैं कि जहाँ कविता में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे यहाँ पर देखेंगे र स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार अधिकांश कविता में, अधिकांश जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उनमें अनुप्रास अलंकार मिलता ही है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जो प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार क्या होता है देखेंगे। इस कविता में दो चीज़ें देखी थी। पहला उपमेय, इस कविता में कविता थी, कविता यहाँ पर उपमेय, और जो उपमान है एक चिड़िया है, एक है फूल और एक है बच्चा। तो तीन उपमान है इसमें। तो पहले जो दो उपमान रखे हैं यहाँ पर, इन दोनों उपमानों में प्रतीप अलंकार है। कारण यहाँ पर जो है
प्रतीप अलंकार वहाँ पर होता है। प्रतीप अलंकार की परिभाषा ही यह है कि जहाँ उपमान को, देखिए जिस कविता या रचना में उपमान को उपमेय से हीन या कमतर दर्शाया जाता है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। देखेंगे उपमा अलंकार में जहाँ पर उपमेय और उपमान की सटीक तुलना होती है, लेकिन प्रतीप अलंकार में क्या होता है, उल्टा होता है। तुलना तो की जाती है उपमान से, लेकिन उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है ना। जैसे हम बोलेंगे चंद्र सम्मुख, तो चंद्र सम्मुख में क्या है, चंद्र सम्मुख में तो उपमा अलंकार है कि चंद्रमा के समान मुख, इन चंद्रमा के जैसा नहीं है लेकिन चंद्रमा के समान है। अगर हम ये बोलेंगे चंद्र सम्मुख, तो मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा हो गया यहाँ पर उपमान और मुख हो गया उपमेय। मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, और उपमान हो गया चंद्रमा। चंद्र सम्मुख, तो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। चंद्रमा के जैसा ही है मुख, लेकिन चंद्रमा से श्रेष्ठ नहीं है। जबकि यहाँ पर देखेंगे कविता की तुलना, कविता उपमेय है, कविता की तुलना चिड़िया से की गई है, चिड़िया के उड़ान से की गई है। पहले पद्यांश में कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की गई है। अगली पंक्ति में चिड़िया की उड़ान को कमतर दर्शाया गया है कविता की उड़ान से। देखेंगे यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो एक तो ये लाइन है, ये वाली लाइन देखेंगे आप, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। दूसरा ही देखेंगे, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। देखिए कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो दोनों पंक्तियों में यहाँ पर जो है कविता की उड़ान, पहली पंक्ति में कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की गई, फिर अगली पंक्ति में जो है कविता की उड़ान को श्रेष्ठ दिखाया गया है चिड़िया की उड़ान से। यहाँ पर देखेंगे कविता का खिलना यानी कविता की सृजना की तुलना जो है फूल के खिलने से की गई है। अगली लाइन में कविता के खिलने को क्या दिखाया गया है, श्रेष्ठ दिखाया गया है उपमान से। यानी उपमान क्या था, फूल का खिलना। तो फूल के खिलने से श्रेष्ठ किसको दिखाया गया है, कविता के सृजन को, कविता के सृजन को श्रेष्ठ दिखाया गया। ऊपर जो है यहाँ पर कविता की उड़ान को श्रेष्ठ दिखाया गया है चिड़िया की उड़ान से। यहाँ पर जो है कविता के खिलने को फूल के खिलने से श्रेष्ठ दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रतीप अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमान को कमतर या हीन दिखाया गया है उपमेय से। तो जहाँ पर उपमेय से उपमान को कमतर या हीन दिखाया जाता है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उम्मीद है आपको प्रतीप अलंकार समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इस कविता की जो भाषा है वह सरस, सरल और प्रभावपूर्ण है। सरस है यानी सरल है, इसमें हमको रुचि आती है, सुरुचिपूर्ण है, सरस है, सरल है और प्रभावपूर्ण है यानी प्रभाव डालने वाली है। जो इसमें जो जितने भी बिंब रखे गए हैं, जितने भी इसमें जो उपमान और उपमेय रखे गए हैं वे प्रभावपूर्ण हैं। जितने भी इसमें शब्दावली है या प्रभावपूर्ण है। अब इसके बाद हम इसमें छंद देखेंगे, तो इसमें जो छंद है वह मुक्त छंद है, यानी छंद मुक्त ये रचना है। ये जो रचना है ये बिल्कुल छंद मुक्त है। छंद मुक्त होने पर भी यह सरस, सरल और प्रभावपूर्ण है। तो छंद मुक्त रचना है ये। और इसमें जो विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है वह है अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें देखेंगे यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर को क्या है, देखेंगे यहाँ पर अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह देखेंगे इसका प्रयोग किया गया। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न करने के लिए है कि चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न करने के लिए है, जबकि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर आश्चर्य प्रकट करने के लिए है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो विस्मय प्रकट करने के लिए है कि फूल क्या जान सकता है, यानी फूल को यहाँ पर कमतर दर्शाया गया है। और फिर यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग और फिर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारी कविता है। तो आपने देखा इसका भाव पक्ष और कला पक्ष जो कविता के बहाने हैं कुंवर नारायण जी ने इसको रचा है। तो अब ये था इसका भाव पक्ष और कला पक्ष। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा
आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा। और कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक ये वीडियो अवश्य जो है अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।